हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। सो हमारा टॉपिक चल रहा था मियोसिस। लास्ट वीडियो में हमने मियोसिस को स्टार्ट कर दिया था। बेसिक चीज़ें भी पढ़ ली थी मियोसिस से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। मियोसिस से रिलेटेड दोनों डिफरेंस भी देखे थे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में। इस वीडियोस में हमारा फोकस रहेगा या आने वाले वीडियोस में हमारा फोकस रहेगा फेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में। यानी मियोसिस 1 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मियोसिस 2 को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मियोसिस 1 की बात करें तो इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 4 फेजेस में, दैट इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इसी तरह मियोसिस 2 को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। नेम्स वही सब सेम है जो माइटोसिस में आए थे। प्रोसेसेस भी यानी जो इवेंट्स भी होंगे इनमें सभी फेजेस में वो भी ऑलमोस्ट माइटोसिस से ही रिलेटेड होंगे। कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी। मियोसिस के फेजेस काफ़ी अलग होंगे। मियोसिस 2 के चीज़ें माइटोसिस से काफ़ी कुछ मैच करती हुई रहेंगी। बात करेंगे मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की तो एनसीईआरटी में एक लाइन दिया गया है प्रोफेज 1 में कि प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड it will take more time when compared to prophase of mitosis। क्या बोला गया यहाँ पे? Prophase of meiosis 1 is typically longer and more complex when compared to mitosis। यानी meiosis का prophase 1 माइटोसिस के प्रोफेज से कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा। काफ़ी ज़्यादा ये प्रोसेस क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा और टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा लेगा। अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम लोग कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो हम लोग प्रोफेज को भी फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ तो सिर्फ प्रोफेज एक ही स्टेज था, माइटोसिस में प्रोफेज एक स्टेज था, उसके बाद तुरंत मेटाफेज आ जाता था। बट मियोसिस के प्रोफेज को हम लोग फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो इन फेजेस के भी स्टडी हम लोग करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा यहीं से होती है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, मियोसिस से क्वेश्चन आता है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोफेज के इन्हीं 5 स्टेजेस से क्वेश्चन आने का चांस होता है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी की बात हुई है। अब फिर एनसीईआरटी ने ये भी बोला है कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा लगता है प्रोफेज में। यानी प्रोफेज मियोसिस का माइटोसिस के कंपैरिजन में क्या होता है? ज़्यादा टाइम लेता है। ऐसा क्यों होता है? एग्जांपल भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ह्यूमन वर्टिब्रेट्स में, यूजुअली वर्टिब्रेट्स में या ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, यहाँ पे प्रोफेज 1 कंप्लीट होने में लगभग 20 ईयर्स का भी टाइम लग सकता है, 30 ईयर्स का भी टाइम लगता है। यानी फीमेल्स में क्या होता है, एक तब तक अपना मियोसिस कंप्लीट नहीं करता जब तक वो फर्टिलाइज ना हो जाए। फीमेल एक तब तक फर्टिलाइज नहीं होता ह्यूमंस में तब तक ये मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाता जब तक ये फर्टिलाइज ना हो पाए। इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रोफेज में काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन लग रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोफेज का जो 4th स्टेज होता है, जैसे लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन एंड डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में फीमेल एग अपने आप को अरेस्ट कर लेता है। वो किसका वेट करता है? फर्टिलाइजेशन का। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है फिर ये स्टेजेस आगे कंटिन्यू होने लगते हैं। इन चीज़ों को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में और अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ पे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसका हिंट दे दिया कि किस स्टेज में अरेस्ट होता है। और बात करते हैं, ये भी बताया मैंने कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आने के चांसेस है तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होना है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। इसके बाद पढ़ेंगे डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इन चीज़ों को अच्छे से समझना ज़रूरी है हमारे लिए। पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि किस स्टेज में क्या इवेंट हो रहा है। सभी स्टेजेस के अलग अलग इवेंट होते हैं। वही एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कोई इवेंट दे देगा, वो पूछेगा किस स्टेज में होता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, सही वाला मिल लगा के आना है। फिर ओवरऑल मियोसिस में होता क्या है? ओवरऑल हम लोग बात करते हैं कि मियोसिस में होता क्या है। अगर डायग्राम के थ्रू हम लोग ये समझना चाहें तो कुछ इस तरह का इवेंट होता है कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स मैं शो करूँगा। ये क्या है? 2 क्रोमोसोम्स हैं। यानी ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है? लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम एक फादर से आया होगा, एक मदर से आया होगा। ये क्या है? एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब इस सेल में मियोसिस होगा तो उसके बाद क्या होगा? इस सेल में जब मियोसिस होगा तो उसके बाद इन क्रोमोसोम्स में क्या आएगा? रिकम्बिनेशन होगा। एक इवेंट होता है पैकाइटीन में ही, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। बट ओवरऑल मियोसिस क्या होता है हम जब वो समझ रहे हैं तो वहाँ पे देखना ज़रूरी है हमारे लिए। इन क्रोमोसोम्स में क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। यानी इसका कुछ पार्ट
उधर चला गया, उसका कुछ पार्ट इधर आ गया, यानी यही हमारा रीज़न है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वेरिएशन आता है। ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर सकते हैं जल्दी, क्यों? ये पैकाइटिन में एक इवेंट होता है रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। तो अभी जब पैकाइटिन तक हम लोग पहुँचेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोफेज 1 के बारे में, प्रोफेज 1 के लैप्टोटीन के बारे में। प्रोफेज 1 के लैप्टोटीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे इवेंट्स तो वो चीज़ें तो होंगी जो माइटोसिस में होता है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होना, डिसअपीयर होना, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना, सेंट्रियोल का मूवमेंट होना, ये चीज़ें तो माइटोसिस में होती थी, वो चीज़ें यहाँ पे भी होंगी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं लैप्टोटीन। लैप्टोटीन के बारे में सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, जैसे कि माइटोसिस में भी होता था, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, यानी क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके अब किस फॉर्म में आने लगेगा, क्रोमोसोम के फॉर्म में आने लगेगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। पहला पॉइंट हमारा हुआ लैप्टोटीन से, क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमैटिन थ्रेड अब कंडेंस होकर क्या फॉर्म करने लगेंगे, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक बीड लाइक स्ट्रक्चर भी अपीयर होने लगता है क्रोमोसोम्स के अंदर। बीड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोमियर्स। बीड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखता है वो कहाँ दिखेगा, हमें क्रोमोमियर्स स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ दिखेगा, लैप्टोटीन स्टेज में दिखेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स क्या है, क्रोमोमियर्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए के कंडेंसेशन से एक स्ट्रक्चर बना होगा। यानी इसे हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ये क्या है, डीएनए है। डीएनए स्ट्रैंड में कुछ दूरी पे क्या हुआ, कंडेंसेशन ज़्यादा आया, कुछ देर बाद और कुछ कंडेंसेशन आया, कुछ देर बाद और कुछ कंडेंसेशन आया। तो ये हमें क्या दिख सकता है, यहाँ पे एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो बीड लाइक स्ट्रक्चर क्या था, क्वाइलिंग ऑफ डीएनए की वजह से बना था। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोमियर्स है ये क्यों बना, क्वाइलिंग ऑफ डीएनए की वजह से। फिर आगे बात करेंगे ऑल द क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम्स जो कंडेंसेशन स्टार्ट होगा ये क्या करेंगे, ये अरेंज होने लगेंगे किसके तरफ, सेंट्रियोल के एक डायरेक्शन में अरेंज होने लगेंगे। इस वजह से एनिमल्स में जो शेप बनेगा, एनिमल सेल में लैप्टोटीन में जो सेल का शेप बनेगा, क्रोमोसोम का शेप बनेगा वो होगा बुके शेप। बुके शेप एनिमल सेल्स में क्या बनेगा, बुके शेप। एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स में ये शेप जो यहाँ पे हमारे सामने अपीयर होगा, ये शेप कैसा रहेगा, बुके शेप। और प्लांट्स में ये शेप कैसा दिखेगा, सिंजेसिस टाइप, सिंजेसिस टाइप। प्लांट्स में ये शेप हमें दिखेगा सिंजेसिस टाइप। तो लैप्टोटीन में मेन इवेंट्स हमें क्या दिखे, क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होगा, वो क्योंकि यूजुअल ही है, क्योंकि हमने माइटोसिस में भी वो चीज़ देखा था। तो क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे डिसअपीयर होना स्टार्ट हो रहा है, डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो चुका है। एक बीड लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोमियर्स बोलेंगे। एनिमल सेल में ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, बुके शेप दिखेगा। प्लांट्स में कैसा दिखेगा, सिंजेसिस टाइप ये स्ट्रक्चर दिखेगा। फिर क्रोमोसोम का अगर यहाँ पे लेंथ पूछा जाए तो क्रोमोसोम यानी अब धीरे धीरे क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, यानी इसका लेंथ छोटा होता जाएगा। यानी लैप्टोटीन में ही क्रोमोसोम का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, क्रोमोसोम सबसे थिन होते हैं। दे आर लार्जेस्ट एंड थिनेस्ट। अब धीरे धीरे क्या होगा, लार्जेस्ट से इनमें कंडेंसेशन होगा, साइज़ छोटा हो जाएगा, थिन है। कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, आगे थिक होने लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेज हम लोग देखते हैं क्या, जाइगोटीन या साइनेप्टोटीन इसे हम लोग बोलते हैं। सेकेंड स्टेज हमारा क्या है, जाइगोटीन या साइनेप्टोटीन।
ज़ाइगोटीन या साइनेप्टोटीन। अब दिक्कत कहाँ आता है सबको, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने ये पूरे टॉपिक को यानी मियोसिस वन का प्रोफेज जो कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे एग्जाम के हिसाब से, एनसीईआरटी ने इसे क्या किया है, एक छोटे से पैराग्राफ में दे दिया है और डायग्राम भी नहीं दिया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही आता है कि डायग्राम भी नहीं दिया, तो हमें क्या है सोचने में प्रॉब्लम आती है कि ये जो भी चीज़ें लिखा है इनका डायग्राम कैसा होगा। तो बट यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोगों ने डायग्राम भी देखा, जैसे क्या लैप्टोटीन का भी डायग्राम देखा, ज़ाइगोटीन का भी देखेंगे, आगे सभी स्टेज का डायग्राम भी देखेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई हैं वो तो देखेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं उन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो लैप्टोटीन में क्या क्या हमें याद रखना था, सबसे पहला एग्जाम में पूछा था कि बीट लाइक स्ट्रक्चर कहाँ दिखता है, तो वो लैप्टोटीन में दिखता है। कंडेंसेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, लैप्टोटीन में स्टार्ट हुआ। एनिमल में कैसा दिखता है, बुकेट शेप, या प्लांट्स में कैसा दिखता है, सिंथेसिस टाइप दिखता है। अब वापस से बात कर लेते हैं इसका, ज़ाइगोटीन या साइनेप्टोटीन। साइनेप्टोटीन इसका नाम क्यों बोला गया अभी समझ आ जाएगा खुद ही। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब न्यूक्लियर एनवलप और ज़्यादा डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गया, मतलब पहले जितना डिसअपीयर होता अब और ज़्यादा डिसअपीयर हो चुका है। कंडेंसेशन पहले थिन था, क्या था, क्रोमोसोम थिन था, लॉन्ग था, अब क्या है कंडेंसेशन अच्छे से होने लगा है, लगभग हमारा कंडेंसेशन पूरा हो चुका है, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स हम देख सकते हैं। फिर अब ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का सेट फादर से आया होगा, एक क्रोमोसोम का सेट क्या आया होगा, मदर से आया होगा। इनके बीच अब क्या होने लगेगा, पेयरिंग होने लगेगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच अब क्या होने लगेगा, पेयरिंग होने लगेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस का मीनिंग क्या होता है, साइनेप्सिस का मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम। साइनेप्सिस का क्या मीनिंग होता है, फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, यानी अब क्या हुआ, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्या होने लगा, फ्यूजन होने लगा या पेयरिंग होने लगा। इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं। बाइवेलेंट, एक क्या है फादर से आया होगा, एक क्या है मदर से आया होगा। इसे हम लोग बाइवेलेंट के साथ साथ एक और चीज़ क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड, इसे हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। बाइवेलेंट क्यों बोले, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स हैं। टेट्राड क्यों बोले हम लोग, क्योंकि 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स है। क्या है, 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी 4 का सेट यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर पेयरिंग की वजह से या साइनेप्सिस की वजह से इनके बीच में क्या जो स्ट्रक्चर बना उसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे इसका नाम हम लोग ज़ाइगोटीन बोलते हैं या साइनेप्टोटीन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर क्या दिखा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ये क्या हुआ, दो क्रोमोसोम, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, आपस में पेयर होना स्टार्ट हो रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अपने स्कूल बैग या कोचिंग बैग, किसी भी बैग का चेन होता है, जैसे हम लोग अपने बैग का चेन बंद करते हैं उसी तरह ये भी क्या होगा, धीरे धीरे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरा जुड़ता जाएगा। यानी ये क्या है, यहाँ बैग का चेन है, अगर चेन हम ऐसे कर दें तो ये क्या होगा, पूरा अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग देख भी सकते हैं, अगर इस चेन को हम लोग पूरा कर दें अटैच तो ये क्या होगा, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पूरे तरीके से जुड़ जाएंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ साइनेप्सिस स्टार्ट ही हुआ, यानी फ्यूजन स्टार्ट ही हुआ। इसी बेसिस पे इसका नाम क्या है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइवेलेंट या टेट्राड। बाइवेलेंट बोलने का रीज़न क्या है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम अटैच हो रहे हैं। टेट्राड बोलने का रीज़न क्या है, यहाँ पे 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। सो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसको हम लोग क्या बोले, बाइवेलेंट और टेट्राड। इसको हम लोगों ने क्या बोला, बाइवेलेंट या टेट्राड। एंड द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्या सेकंड पॉइंट है, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बिटवीन homologous is homologous chromosomes is synaptonimal complex। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, जैसा मैंने बताया अपने बैग के चेन के जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा होगा, यानी दोनों के बीच में एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा। उस चेन को हम लोग बंद करेंगे तो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पूरे तरीके से जुड़ जाएंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेज में पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है। फिर यहाँ पे और क्या चीज़ है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जा सकता है। साइनेप्टोटीन से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं हमारे, क्या क्या,
बाइवेलेंट टेट्राड एंड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। लैप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया। अब हम लोग चलेंगे थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। एनसीईआरटी में इनफैक्ट इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। जितने अच्छे से इसको एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया पैकाइटिन को, उतने अच्छे से शायद किसी और बुक में भी ना मिले। बट एनसीईआरटी में एक ड्रॉबैक है कि डायग्राम हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो डायग्राम मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। उसके अलावा डायग्राम आप लोग को हमारे वीडियो के थंबनेल में भी अच्छे से दिख जाएगा। बोर्ड पे डायग्राम उतना अच्छा बनाना पॉसिबल नहीं है, हमारे वीडियो के थंबनेल में भी वो डायग्राम आप लोग को दिख जाएगा। पैकेटिन के एंड में क्या होगा? अब क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पूरे तरीके से जुड़ गए, यानी ये जो बैक का चेन था अभी पूरे तरीके से बंद हो चुका है। ये बैक का चेन पूरे तरीके से बंद हो चुका है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम जुड़ चुके हैं, यानी ये दोनों एकदम पास पास आ जाएंगे। पास पास आने से क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक तरह से समझ सकते हैं इनके बीच क्रोमोसोम एक्सचेंज हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन बोलते हैं। यानी इसका कुछ पार्ट इसके पास आ जाएगा, उसका कुछ पार्ट उसके पास आ जाएगा। जैसे यहाँ डायग्राम में बनाया गया है, रेड और ब्लू आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये रेड और ब्लू फिर बाद में अलग अलग होकर अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे। तो पैकेटिन का मेन चीज़ क्या था हमारा, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम अब यहाँ पे क्या हो गए, टाइटली कॉइल्ड हो चुके हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर टाइटली कॉइल्ड। यानी वो कॉइलिंग जो यहाँ स्टार्ट हुआ था साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, यहाँ आते आते वो पूरी तरीके से कॉइलिंग हो चुकी है। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है यहाँ पे, बोथ क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर डिस्टिंक्ट, यानी कि अब दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हर क्रोमोसोम के क्या है, डिस्टिंक्ट है, यानी अच्छे से आप देख सकती हैं। यहाँ पे उतनी क्लियरली विजिबल नहीं थी, यहाँ पे तो अभी कॉइलिंग स्टार्ट ही हुआ था। यहाँ पे क्या हो चुका है, अब दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बोथ क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर ईजिली विजिबल। बोथ क्रोमैटिड्स of each chromosome are easily visible. Are easily visible. Then next point क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि वो स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है या क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उसके वजह से जो स्ट्रक्चर बना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ऐसा नोड्यूल जहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। रिकॉम्बिनेशन nodule between non-sister chromatid of homologous chromosome। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किसके बीच बना है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्या है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। बट रिकॉम्बिनेशन किसके बीच हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में हुआ। इसके बीच में जो स्ट्रक्चर बना वो क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। किसके किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो उसी को समझ में आएगा जिसने क्या है, पूरी चीज़ें पढ़ रखी है। क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन विच वन कम्स फ्रॉम फादर एंड वन कम्स फ्रॉम मदर। ये हुआ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में भी किसके हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी एक फादर वाले सिस्टर क्रोमैटिड, एक फादर वाले क्रोमैटिड का, एक मदर वाले क्रोमैटिड का। इनके बीच में क्या हो रहा होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। फिर एक्सचेंज ऑफ देयर पार्ट्स, यानी अब दोनों क्या करेंगे, अपने अपने क्रोमोसोम का पार्ट एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज ऑफ देयर पार्ट, एक्सचेंज ऑफ देयर पार्ट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अपने पार्ट्स को दोनों ने एक्सचेंज किया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। फिर क्रॉसिंग ओवर
विच लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, यानी इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच रिकॉम्बिनेशन हुआ। फिर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि रिकॉम्बिनेशन एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, यानी रिकॉम्बिनेशन होने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो एग्जाम में उस एंजाइम का नाम भी पूछा जाता है, या एंजाइम का नाम दे के पूछ लिया जाता है कि ये किस स्टेज में पाया जाता है। तो ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, जिससे हम एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या कराता है, रिकॉम्बिनेशन कराता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज हमारा मियोसिस का पैकाइटिन ही है। यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम का नाम आएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। रिकॉम्बिनेशन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, पैकेटिन में पाया जाता है। रिकॉम्बिनेशन एंजाइम क्या कराता है, रिकॉम्बिनेशन कराता है किसके किसके बीच, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच ये क्या कराता है, रिकॉम्बिनेशन कराता है। इसी ये क्या था, एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, विच लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमारे 3 स्टेजेस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट स्टेज हम लोग देखते हैं लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन एंड डिप्लोटिन पे अब हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हमारा 4th स्टेज लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन हो गया। अब देखना है हमें डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। 2 स्टेजेस हमारे बचे हुए हैं। पैकेटिन तक हमने क्या देखा, रिकॉम्बिनेशन हो चुका, क्रॉसिंग ओवर हो चुका, यानी क्रोमोसोम्स ने अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो क्या होता है वो डिसॉल्व होने लगता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बताया गया था, वो स्ट्रक्चर जो क्या होता है दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम को जोड़ा रखा था एक बैक के चेन जैसा। अब ये क्या होगा, ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वापस से खुलना स्टार्ट होने लगेगा, जिस इवेंट को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी वो जो चेन लाइक स्ट्रक्चर इनके बीच में बना था वो क्या होने लगा, अब खुलने लगा, डिसॉल्व होने लगा। फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या है, पूरे तरीके से लेकिन अभी सेपरेट नहीं हुए हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम अभी तक पूरे तरीके से सेपरेट नहीं हुआ है। इनके बीच में एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है। कहाँ पे, एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ पे ये अभी भी जुड़े हुए हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं काइज़मेटा। तो एग्जाम में पूछा जाता है काइज़मेटा फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, काइज़मेटा फॉर्मेशन क्या होता है, डिप्लोटिन के स्टेज में होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है, homologous chromosome form a structure called chiasmata. Homologous chromosome forms a X-shaped structure called chiasmata. ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, काइज़मेटा है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार ये सब पूछा जाता है, काइज़मेटा किस स्टेज में पाया जाता है, ये पाया जाता है डिप्लोटिन स्टेज में। और डिप्लोटिन स्टेज एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये क्या है, कई मंथ्स तक भी चल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, डिप्लोटिन स्टेज में वो खुद को अरेस्ट कर लेता है एग। फिर एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि ये काइज़मेटा फॉर्मेशन की वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। काइज़मेटा फॉर्मेशन की वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इनफैक्ट क्रॉसिंग ओवर की वजह से काइज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। काइज़मेटा फॉर्मेशन की वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से काइज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। इसे हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं, काइज़मेटा इज़ नॉट द रीज़न फॉर क्रॉसिंग ओवर बट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। काइज़मेटा रीज़न नहीं है क्रॉसिंग ओवर होने का, बल्कि काइज़मेटा क्या है, रिजल्ट मिला हमें क्रॉसिंग ओवर से जो स्ट्रक्चर बना वो है हमारा काइज़मेटा। ये क्या है हमें, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइज़मेटा। फिर अब लास्ट स्टेज की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, डाइकाइनेसिस। अब क्या है, क्रोमोसोम्स एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर भी अब क्या हो चुका, धीरे धीरे जो काइज़मेटा बना था वो भी अब क्या होगा, धीरे धीरे ओपन होने लगेगा। एक एक करके हम लोग इसके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। बाय द एंड ऑफ डिप्लोटिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब क्या हो चुका होगा, पूरे तरीके से डिसअपीयर हो चुका होगा। यानी ये क्या है, सेल है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुका होगा, पूरे तरीके से डिसअपीयर हो चुका होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस भी, न्यूक्लियस हम लोग माइटोसिस में पढ़ा था, न्यूक्लियोलस भी पूरे तरीके से क्या होगा, डिसअपीयर हो चुका होगा। कंप्लीटली डिसअपीयर। फिर और क्या होगा यहाँ पे,
सेंट्रियोल्स अब अपोजिट पोल्स पे मूव कर रहे हैं, यानी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुका होगा। सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल्स। फिर माइटोटिक स्पिंडल यानी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुका होगा। माइटोटिक स्पिंडल असेंबल, माइटोटिक स्पिंडल का भी असेंबली स्टार्ट हो चुका होगा। फिर साथ ही साथ जो हमारा मेन इवेंट जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम लोग बोलते क्या है, यानी काइज़मेटा पूरे तरीके से अलग हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। यानी काइज़मेटा क्या हो चुका है, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बना था ये अब टर्मिनलाइज हो गया, या चेन की तरह एक चेन लाइक मैनर में ये ओपन हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा, ये क्या हुआ हमारा डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये दोनों भी हमने पूरे तरीके से पढ़ लिया। ये दोनों इवेंट्स क्या थे, कंपैरेटिवली इजी थे बाकी सारे इवेंट्स से। सबसे कॉम्प्लेक्स हमारा क्या था, पैकाइटिन। सबसे इंपॉर्टेंट भी स्टेज हमारा क्या होता है, पैकाइटिन ही होता है। अब क्या हो चुका हमने देख सकते हैं डायग्राम में, ये दोनों ने अपने पार्ट्स को भी एक्सचेंज कर लिए। रेड वाला थोड़ा सा ब्लू के पास चला गया, ब्लू वाला क्रोमोसोम के पार्ट थोड़ा सा रेड के पार्ट चला गया। तो इसी के साथ हमारा प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज। प्रोफेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका पूरी तरीके से। अब हमें देखना है मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। यहाँ से हमारे इवेंट्स क्या होते जाएंगे और सिंपल होते जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग वो भी देखेंगे, यानी मियोसिस 2 भी देखेंगे। वहाँ तो बिल्कुल हमारा कैसा रहेगा, माइटोसिस जैसे ही इवेंट्स होंगे। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हमारा सबसे पहला स्टेज क्या है, मेटाफेज 1। मेटाफेज याद होगा, माइटोसिस का अगर मेटाफेज याद होगा तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे क्रोमोसोम्स आगे अटैच होते, असेंबल होते थे। कहाँ पे क्रोमोसोम्स आके असेंबल होते थे, इक्वेटोरियल प्लेट पे। यानी वहाँ का अगर डायग्राम में कंपेयर करने के लिए बनाऊँ तो वहाँ का डायग्राम कुछ इस तरह था। वहाँ पे होमोलॉगस पेयर नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आता था। फिर ये क्या होते थे, डिटैच हो जाते थे, यानी सेंट्रोमियर का डिटैचमेंट होता था और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग होती थी। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पे पूरे टाइम हम लोग क्या बात करते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, यानी उनके बीच में पेयरिंग हुआ, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रॉसिंग हुआ। तो यहाँ पे आगे भी जो भी इवेंट होंगे वहाँ पे भी क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की हम लोग बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहाँ आके अटैच हुए, या हम लोग बोल सकते हैं बाइवेलेंट्स कहाँ आके अटैच हुए, इक्वेटोरियल प्लेट्स पे। बाइवेलेंट ही तो हम लोग इनको बोलते थे, ये जो पेयर बनते थे इनको हम लोग क्या बोलते थे, बाइवेलेंट बोलते थे। ये बाइवेलेंट कहाँ आके अटैच हुए, इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अटैच हुए। एनसीईआरटी में भी हम लोग डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, बाइवेलेंट्स अरेंज ऑन इक्वेटोरियल टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। बाइवेलेंट्स अटैच ऑन इक्वेटर to form metaphase plate। ये बाइवेलेंट्स कहाँ आके अटैच हुए, मेटाफेज प्लेट पे। अब स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम के दोनों तरफ अटैच होता था। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पे क्या होता है, काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिंडल फाइबर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड के अराउंड अरेंज होता था। यानी पहले हम लोग जब डायग्राम के थ्रू में समझाता था तो ये क्या दिखाता था, मैं एक क्रोमोसोम दिखाता था, ये उनके दोनों सिस्टर क्रोमैटिड। वहाँ पे क्या होता था, स्पिंडल फाइबर एक इधर से आकर अटैच हुआ, उसी क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर इधर से आकर अटैच हुआ। बट यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कैसे होगा, स्पिंडल फाइबर एक इधर आया, एक उसके होमोलॉगस पार्ट पे आया, यानी एक उसके कॉपी पे आया। तो स्पिंडल फाइबर अटैच एट, क्या बोला मैंने, स्पिंडल फाइबर अटैच टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये स्पिंडल फाइबर कहाँ आके अटैच हुए, हमारे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हुए हैं। इसी के साथ क्या होगा, हमारा मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वो चीज़ें तो पता ही है हमें पहले से कि स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का।
माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कौन से प्रोटीन का बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा, ये चीज़ें हमने माइटोसिस में डिस्कस कर रखी है, तो वहाँ पे वापस से इन चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे, बस वही चीज़ें हम लोग देख रहे हैं जो मियोसिस में स्पेसिफिकली हो रही हैं, माइटोसिस से जो चीज़ें अलग है, जो चीज़ें सेम है वहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। फिर मेटाफेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आएंगे हम लोग किस पे, एनाफेज पे। एनाफेज में वहाँ पे क्या होता था, सेंट्रोमियर में क्या होता है, डिवीजन होता था, सेंट्रोमियर डिवाइड करता था, तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होती थी, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स वहाँ पे सेपरेट होती थी। बट यहाँ पे सेंट्रोमियर के अराउंड स्पिंडल अटैच ही नहीं हुआ है, तो सेंट्रोमियर भी नहीं सेपरेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग होंगे। यहाँ पे क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग होंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे डिटैच होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट, इसे हम लोग सेग्रीगेशन क्या बोलते हैं, या डिसजंक्शन। डिसजंक्शन या ऑफ क्रोमोसोम। फिर डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इज एब्सेंट हियर। यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर सेंट्रोमियर डिवाइड होता तो क्या होता, सिस्टर क्रोमैटिड्स भी डिवाइड करते। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इज एब्सेंट, यानी सेंट्रोमियर यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड डिवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिटैच हो रहे हैं एक दूसरे से। फिर एनाफेज ही वो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, मियोसिस में रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर आता है। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर क्यों होता है, एनाफेज 1 की वजह से रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है। एग्जाम में पूछा था कि क्रोमोसोम नंबर किस स्टेज में रिड्यूस होता है। ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, एनाफेज भी दिया रहेगा, यानी एनाफेज 1 भी दिया रहेगा, एनाफेज 2 भी दिया रहेगा। ध्यान रखना है, एनाफेज 1 की वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। So anaphase 1 is characterized by segregation and disjunction of chromosome and it is also responsible for reduction of chromosome number। यहाँ पे क्या हो रहा है, reduction of chromosome number। अब लास्ट स्टेज हमारा आएगा क्या, मियोसिस 1 का लास्ट स्टेज टेलोफेज 1। टेलोफेज में क्या होता है, इससे हम लोग रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस वापस से रीअपीयर होगा। डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है। क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख सकते हैं वापस से आ गया है। क्रोमोसोम अब क्या होगा, जो कंडेंसेशन होगा अब उनमें क्या होगा, वो अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ करेंगे, यानी वापस से क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में आएंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आएंगे जितना माइटोसिस में आते थे। डीकंडेंसेशन होगा, लेकिन पूरे तरीके से डीकंडेंसेशन नहीं होगा, थोड़ा ही डीकंडेंसेशन यहाँ पे होगा, माइटोसिस जैसा यहाँ नहीं होगा। डायग्राम में भी देख सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ, यहाँ पे डीकंडेंसेशन यहाँ पे पूरे तरीके से नहीं हो पाया जैसा माइटोसिस में होता था। और टेलोफेज के साथ ही साथ हमारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस पता होगा क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया गया है वो साइटोकाइनेसिस के बाद का ही डायग्राम बनाया गया है, यानी साइटोकाइनेसिस के बाद कितने सेल हमें मिले होंगे, 2 सेल हमें मिले होंगे। साइटोकाइनेसिस के बाद हमें कितने सेल मिले होंगे, 2 सेल। इन सेल्स को हम लोग क्या बोल देंगे, डायड। इन सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायड। जब देखेंगे मियोसिस पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, नहीं मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं टेट्राड, यानी तब वहाँ पे 4 सेल्स बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही सेल्स बने, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोला, डायड। डायड के अंदर देख सकते हैं अब क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, यानी एक क्रोमोसोम इस सेल में गया, एक क्रोमोसोम इधर आ गया। इसी तरह एक क्रोमोसोम इस सेल में गया, एक क्रोमोसोम इधर आ गया। देख सकते हैं हम लोग। तो ये डिफरेंस क्या आया, जब माइटोसिस में होता था वहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग सेल में पहुँचती थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, होमोलॉगस क्रोमोसोम ही अलग अलग में पहुँच गए। यानी अब जो स्ट्रक्चर बना एक ये नॉर्मल सेल के जैसा ही बना। अब आगे के स्ट्रक्चर जो आगे जो भी होगा, यानी मियोसिस 2 होगा, वो कैसा रहेगा, हमारा माइटोसिस के थ्रू ही होगा। यानी अब आगे साइटोकाइनेसिस तो हो गया हमारा, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस के बाद एक स्टेज हमारा आता है जिसे हमने बात किया था इंटरकाइनेसिस हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज क्यों नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एस फेज में क्या होता था, इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेट करता था, ऐसा कोई इवेंट इंटरकाइनेसिस में नहीं होता। यानी साइटोकाइनेसिस के बाद हमारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद हमारा क्या होगा, अब आएगा हमारा माइटोसिस, यानी किसी भी तरह का एस फेज में रेप्लिकेशन नहीं होगा।
अब एक नया सेल बन गया हमारे पास। अब इन दोनों सेल में क्या होगा, फर्दर डिवीजन होते चलेंगे। इन सेल्स में क्या होगा, आगे चल के डिवीजन होगा। तो उसका डायग्राम क्या है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे दिया गया उनका डायग्राम। अब आगे के इवेंट्स हमारे बिल्कुल कैसे चलेंगे, माइटोसिस जैसे ही इवेंट्स चलेंगे। यानी अब क्या आएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। एक एक करके सभी स्टेजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डायग्राम में वापस से नहीं बनाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम अच्छे से दिया गया है। तो प्रोफेज 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 में वापस से न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होगा, वापस से न्यूक्लियस डिसअपीयर होगा। क्रोमोसोम का जो डिकंडेंसेशन थोड़ा बहुत हुआ था वो क्या होगा, अब कंडेंसेशन वापस से हो जाएगा। यानी अब क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस हो गए। यह हुआ हमारा प्रोफेज 1 में। ध्यान रखना है माइटोसिस 2 हमारा कैसा है, यानी प्रोफेज 2 किसका स्टेज है, माइटोसिस 2 का है। माइटोसिस 2 हमारा कैसा है, एग्जैक्टली मियोसिस 2 हमारा किसका है, एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा है। मियोसिस 2 हमारा कैसा है, एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा है। प्रोफेज 2 हमारा किसका स्टेज है, मियोसिस 2 का स्टेज है। मियोसिस 2 हमारा कैसा है, एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा है। यानी जो जो चीज़ें हमारी माइटोसिस में हुई थी वही चीज़ें हमारे मियोसिस 2 में भी होंगी। तो माइटोसिस में क्या हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हुआ था, यहाँ पे भी होगा। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, यहाँ पे भी होगा। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं क्रोमोसोम कैसे हैं, कंडेंस हो चुके हैं। फिर सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करता था माइटोसिस में, यहाँ पे भी सेंट्रियोल क्या होगा, अपोजिट पोल्स पे मूव करेगा। यानी अगर डायग्राम में बनाना भी चाहूँ तो ऐसा बना सकता हूँ, सेंट्रियोल क्या है, अपोजिट पोल से मूव करेगा। फिर ये सेंट्रियोल्स क्या रिलीज़ करेंगे, स्पिंडल फाइबर से रिलीज़ करेंगे, जैसा कि वहाँ पे भी होता था, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस। एनिमल्स में, प्लांट्स में बोलते थे एनएस्ट्रल माइटोसिस। फिर ये हो गया हमारा प्रोफेज स्टेज कंप्लीट। नेक्स्ट आता है हमारा एनाफेज स्टेज। एनाफेज में क्या होगा, नए सेल्स बनेंगे। यानी पहले एनाफेज 1 में क्या हुआ था, एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, सॉरी प्रोफेज 2 के बाद आएगा मेटाफेज 2, प्रोफेज 2 के बाद आएगा मेटाफेज 2। यहाँ पे मेटाफेज 1 में क्या हुआ था, यहाँ पे मेटाफेज 1 में होता था होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या आते थे, आके अरेंज होते थे कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे। होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे आके अटैच हुए थे इक्वेटोरियल प्लेट पे। बट अब क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो है ही नहीं। अब क्या है, हमारे पास सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही कहाँ अरेंज होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे। एनसीईआरटी में डायग्राम देख सकते हैं, कुछ इस तरह का दिया गया है। ये क्या हुआ, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ये बचे हैं, क्योंकि क्या हो चुका है, साइटोकाइनेसिस हो चुका हमारा। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ अरेंज हुआ, इक्वेटोरियल प्लेट पे। ये क्या है हमारा, स्पिंडल फाइबर आके अटैच कहाँ हुआ, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर अटैच आ गया सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर पे क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर्स। तो अब स्पिंडल फाइबर्स कहाँ आके अटैच हुए, एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स के अराउंड आके। ये क्या है, एक सिस्टर क्रोमैटिड, एक सिस्टर क्रोमैटिड, बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही चल रहा है हमारा। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके यहाँ अटैच हुए। इसी के साथ क्या होगा, हमारा मेटाफेज 2 भी कंप्लीट हुआ। मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 भी हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या आएगा, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा, अब एनाफेज 1 में क्या हुआ था, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते थे। यहाँ पे क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स के अराउंड स्पिंडल अटैच हुआ है, तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे। एनसीईआरटी में डायग्राम में देखो, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर सेपरेट होंगी। फिर नेक्स्ट स्टेज में, यानी नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब आएगा हमारा टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में वापस से वही सारे इवेंट होंगे जो माइटोसिस के क्या होता था, टीलोफेज में होता था। क्या होता था, रिवर्स प्रोफेज जैसे हम लोग बोलते हैं। रिवर्स प्रोफेज यानी न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर होगा, न्यूक्लियोलस रीअपीयर होगा। साथ ही साथ क्रोमोसोम क्या होगा, डीकंडेंस होना स्टार्ट करेगा। बट एट द एंड ऑफ टीलोफेज 2 हमें कितने सेल मिलेंगे, एट द एंड ऑफ टीलोफेज 2 हमें 4 सेल मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो 2 सेल पहले ही बन चुके थे। अब इन दोनों सेल में क्या होगा, प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा, एनाफेज 2 होगा, टीलोफेज 2 होगा। एट द एंड हमें कितने सेल मिले, 4 सेल्स यहाँ मिले, जिसे हम लोग बोलते हैं टेट्राड। अब इन 4 सेल्स में क्या है, इन चारों सेल्स में अपने अपने क्रोमोसोम यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। इन चारों सेल्स में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। सॉरी,
ब्लू कलर से इसको हम लोग दिखाया है पहले। तो यहाँ पे भी हमने इसे किससे दिखाएंगे, ब्लू कलर से ही दिखाएंगे। अब एट द एंड ऑफ टीलोफेज 2 क्या हुआ, हमें 4 सेल मिल गए। चारों सेल्स कैसे होंगे, आपस में जेनेटिकली अलग होंगे, आपस में जेनेटिकली अलग होंगे, साथ ही साथ जिस मदर सेल से इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा ये उससे भी अलग होंगे। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस किस में रिजल्ट करता है, वेरिएशन लाता है। वेरिएशन क्यों लाता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से। रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो 4 सेल बने वो आपस में तो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, साथ ही साथ अपनी मदर सेल से भी ये डिफरेंट होंगे। तो इसी के साथ क्या होगा, हमारा मियोसिस पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। मियोसिस 2 इनफैक्ट बहुत ही सिंपल था। मियोसिस 2 एग्जैक्टली हमारा माइटोसिस के जैसा ही था। अगर मियोसिस 2 आप लोगों को नहीं समझ तो एक बार माइटोसिस वाला वीडियो देखें, उसके बाद से ये वीडियो देखेंगे तो क्या होगा, और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मियोसिस 2 क्या है, एग्जैक्टली हमारा माइटोसिस जैसा ही है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे वापस से डायग्राम भी नहीं बनाया। एनसीईआरटी में डायग्राम हमारे पास सामने है, बस हमें ये याद रखना कि एट द एंड ऑफ टीलोफेज 2 हमारे पास कितने सेल्स मिले, 4 सेल्स मिले। चारों सेल्स जेनेटिकली डिफरेंट है। ओवरऑल मियोसिस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा था प्रोफेज 1। ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मियोसिस का सबसे स्टेज हमारा क्या इंपॉर्टेंट क्या है, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को जिसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, ज़्यादा टाइम हमने उसी को दिया क्योंकि एग्जाम में भी वही पूछा जाता है। उसमें क्या स्टेजेस थे, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये हमारे 5 स्टेजेस थे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। एक बार वापस जल्दी से रिवाइज करते हैं। लैप्टोटीन में क्या हुआ था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ था, बाइवेलेंट, टेट्राड, ये तीनों चीज़ें लैप्टोटीन में हुई। जाइगोटीन में क्या हुआ, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। लैप्टोटीन में क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ। सेकंड स्टेज क्या हुआ हमारा, जाइगोटीन या पैकाइटिन। यहाँ पे इसकी बात करेंगे हम लोग। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होंगे, साथ साथ जुड़ने लगेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट, या हम लोग बोलते हैं टेट्राड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में, स्ट्रक्चर बाइवेलेंट के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देन थर्ड स्टेज आता है हमारा पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। एंजाइम कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा पैकाइटिन से। देन डिप्लोटीन में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए चलता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन फीमेल्स में कई बार मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया। यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होने लगता है, डिजॉल्व होने लगता है। साथ ही साथ एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायज़मेटा। फिर लास्ट स्टेज आता है हमारा क्या, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायज़मेटा, यानी कायज़मेटा भी अब एक जिप वे के मैनर में ओपन होने लगता है। सो मेन हमारा क्या था, ये 5 स्टेज थे। मियोसिस पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। चैप्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। माइटोसिस पूरा पढ़ लिया, मियोसिस पूरा पढ़ लिया, दोनों के बीच में नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।